सो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन अकेडमी। फाइनली सुबह के 8 बज चुके हैं और हम सभी लोग सीटेट उर्दू के इस ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले आप सभी लोग चैट सेक्शन में यस और नो लिख करके बताएंगे कि क्या हमारी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है। एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ और नॉट? टेल मी द चैट सेक्शन। एक बार जल्दी से लिख करके बताइए। जी हाँ, एक साथ आप सभी को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस मैम, ऑल क्लियर है? यस, ऑल क्लियर। क्या बात है। तो चलिए आज देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओरिजिनल क्वेश्चन कब का? तो ये जनवरी 2023 का है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा अहम से अहम तरीन कह सकते हैं आप। तो आज के इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। 30 में 30 आपको सही करना है। देखते हैं कि 30 में 30 आप सभी लोग सही कर पाते हैं कि नहीं। आर यू रेडी? पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ और जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो तैयार हो जाइए आज के इस क्लास के लिए 30 में 30 सही करने के लिए। इफ़ यू आर रेडी देन टेल मी, राइट डाउन इन द चैट सेक्शन कि यस मैम, वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड वी आर रेडी। एंड आज के इस क्लास की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। यस, आज की इस क्लास की भी शुरुआत ऊपर वाले का, अल्लाह का नाम लेकर के हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। मैम आपका क्लास सभी क्लास देखा मगर लाइव क्लास आज नसीब हुआ है। क्या बात है, ज़बरदस्त। सो आ जाइए आप सभी लोग, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके सबको बुला लीजिए। आज के इस लाइव क्लास में हम सभी लोग जनवरी 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, अब मैं पहले नहीं बताऊंगी कि ये पेपर 1 का है कि पेपर 2 का है। आप लोग डिसाइड करेंगे कि ये पेपर 1 का है कि पेपर 2 का है। लास्ट में आप लोग बताइएगा, ठीक है? आग लगा करके लिख दिया है आप लोगों ने हैशटैग बिस्मिल्लाह, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। 30 में 30 सही करने के लिए एक्साइटेड, रेडी? देखते हैं आज क्वेश्चन किस लेवल का है और लेवल देख करके आप लोग बताएंगे कि पेपर 1 है या फिर पेपर 2। इतना मैं कह सकती हूँ कि ये लैंग्वेज 2 का है। अब ये नहीं बताऊंगी कि पेपर 1 की पेपर 2, वो आप लोग बताएंगे लेवल देख करके, क्वेश्चन का, पेडागोजी का, सब चीज़ का लेवल देख करके। तो ये लीजिए, आपके सामने सबसे पहला प्रश्न आने जा रहा है और हर बार की तरह हिदायत दी गई है, इबारत को पढ़ना है यानी कि गद्यांश को पढ़ना है और 121 से लेकर के सवाल स्टार्ट होगा इस गद्यांश से और देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया है। 121 से लेकर के 127 तक कि कहाँ तक। चलिए, तो ये लंबा चौड़ा गद्यांश यानी कि इबारत दी गई है, पढ़ते हैं इसको। लिखा गया है कि बेगम अख्तर उत्तर प्रदेश के शहर फैज़ाबाद में पैदा हुई। उन्होंने ख़ानदानी रिवायात की तर्ज पर मौसीकी की तालीम हासिल की। उन्होंने अपनी दिलचस्पी और रियाज से गज़ल गायकी के नए मेयार कायम किए और उन्होंने गज़ल गायकी में ठुमरी को एक फन बना दिया। बेगम अख्तर की शादी लखनऊ के मारूफ बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से हुई, ठीक है? और उनके ख़ानदान की रिवायतों की वजह से उन्हें मौसीकी से दूर होना पड़ा, मगर मौसीकी तर्क करने से उनकी सेहत पर बुरा असर हुआ और वह मुस्तकिल बीमार रहने लगी। डॉक्टरों के मशवरे से उन्होंने दोबारा गाना शुरू किया और तंदुरुस्त हो गई। क्या बात है। फिर है आगे लिखा गया है कि फ़न मौसीकी में बेगम अख्तर ने गैर मामूली शोहरत हासिल की। उन्होंने फिल्मों में अदाकारी भी की और गाने भी गाए, लेकिन उनकी शोहरत और मकबूलियत की अहम वजह गज़ल सुराई ही है। क्या बात है, गज़ल गो के तौर पर ये काफ़ी मशहूर हुई। तो ये थी इबारत। इबारत मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना दी। अब इससे सवाल स्टार्ट होंगे 121। सवाल नंबर पहला, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आने जा रहा है। सबसे पहला सवाल 121 नंबर सवाल ये रहा।
बेगम अख्तर ने ख़ानदानी रिवायत की तर्ज पर कौन सी तालीम हासिल की? रक़्स की तालीम, मौसीकी की तालीम, आला तालीम या फिर इब्तदाई तालीम? तो कहा गया है स्टार्टिंग में ही कि बेगम अख्तर जो हैं वो ख़ानदानी रिवायात की तर्ज पर वो मौसीकी की तालीम हासिल की। ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, इबारत का सबसे पहला सवाल और जवाब एकदम ज़बरदस्त है, सभी का बी आ रहा है। स्टार्टिंग खतरनाक धुआंधार, क्या बात है। ऐसे ही हर एक सवालों का जवाब दीजिए, मुझे लगता है कि आज 30 में 30 आप सभी लोग सही कर पाएंगे। 122 नंबर सवाल है कि उन्होंने गज़ल गायकी में किसे एक फ़न बना दिया? ठिमरी को, दादार को, दादरा को, राग को या फिर गीत को? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। यस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 123 नंबर कि बेगम अख्तर को शादी के बाद ख़ानदान की रिवायतों की वजह से किससे दूर होना पड़ा? मौसीकी से, मिसूरी से, शायरी से या फिर मुताले से? तो बेगम अख्तर को शादी के बाद ख़ानदान की रिवायतों यानी कि शादी के बाद जो है ना, जहाँ पर इनका ससुराल था वहाँ के लोगों ने मना कर दिया। अब क्योंकि शादी के बाद बात तो मानना पड़ता है, तो फिर क्या हुआ, अपने ख़ानदान का तो बात मानी लेकिन मायूस होने लगी और बीमार होने लगी। तो मौसीकी से क्योंकि दूर हो गई थी तो इनका कहीं मन नहीं लग रहा था, इनका ख्वाब सपना सब कुछ छूट गया था, तो मौसीकी से दूर होने लगी और उसके बाद से तबीयत ख़राब हो गया। ठीक, बीमार, हमेशा बीमार, और सब डॉक्टर बोले कि नहीं मौसीकी इनको करने दीजिए। तो फिर से ये जब म्यूज़िक की दुनिया में वापस आई तो फिर से ये जो बीमार हुई थी वो ठीक होना शुरू हो गई और इनफैक्ट ठीक भी हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 124 नंबर सवाल कि मौसीकी तर्क करने से उनकी सेहत पर क्या असर हुआ? बहुत अदा हो गई या फिर वह मुस्तकिल बीमार रहने लगी, वह सबसे नाराज़ हो गई या फिर वह बेचैन हो गई? नहीं, वह मुस्तकिल बीमार होने लगी थी, हमेशा बीमार ही रहने लगी थी मौसीकी छोड़ने की वजह से, यानी कि तर्क कर देने की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 125 नंबर। बेगम अख्तर उत्तर प्रदेश के किस शहर में पैदा हुई? तो अभी हम लोगों ने इबारत पढ़ा था, शहर फैज़ाबाद दिया था कि वो शहर फैज़ाबाद में पैदा हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। इबारत से तो मुझे लगता है पूरा का पूरा सही होगा आप लोगों का, 15 में 15 क्वेश्चन सही होगा, इबारत और शेर वाला। 126 नंबर सवाल की बेगम अख्तर ने फिल्मों में गाना गाने के साथ और क्या किया? फिल्मों में अदाकारी की, फिल्मों के लिए कहानियाँ लिखी, फिल्मों के लिए गीत लिखे, फिल्मों के लिए मुकालमे भी किए। ये अदाकारी की भी यानी कि एक्टिंग का भी काम की थी, फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट आंसर, अदाकारी भी ये की थी। तो ऑप्शन नंबर ए 126 का बिल्कुल सही जवाब। फिर है 127 नंबर, बोला गया है यहाँ पर कि बेगम अख्तर की शोहरत और मकबूलियत की अहम वजह क्या है? गज़ल सुराई, अदाकारी, राग गायकी या फिर मुकालमा नवेसी? तो उनकी शोहरत और मकबूलियत की अहम वजह कि वो गाना मैं बोल रही हूँ, सॉरी, गज़ल बहुत अच्छा पढ़ती थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक, 127 का भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल 128 नंबर। 128 तक भी इबारत से ही पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। उन्होंने फिल्मों में अदाकारी भी की और गाने भी गाए, लेकिन उनकी शोहरत और मकबूलियत की अहम वजह गज़ल सुराई ही है। यहाँ पर फन की जमा पूछ रहा है। लो, ये बिना मतलब का दिया है, इतना लंबा चौड़ा लाइन, इतना लंबा चौड़ा जुमला बिना मतलब का दिया है, जबकि सवाल सिर्फ यहाँ पर है, पूछ रहा है फन की जमा यानी कि बहुवचन क्या होगा? फुनून, फुनूनियात, फुनुयाए या फिर फुनुयाती?
यस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फनून विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फन यानी कि आर्ट, कला। गजल गोई की इनके अंदर फन यानी कि आर्ट थी, कला थी। आगे बढ़ते हैं, 129 नंबर सवाल भी उसी इबारत से है, यानी कि 121 से लेकर 129 तक। ध्यान दीजिए, पहली जो इबारत दी गई है उसमें उससे सवाल 121 से लेकर 129 तक पूछा गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है उस इबारत का, कि उन्होंने फिल्मों में अदाकारी भी की और गाने भी गाए, लेकिन उनकी शोहरत और मकबूलियत की अहम वजह गज़ल सुराई ही है। तो अब बताइए, दूर का मुतजाद क्या होगा? दूर का अपोजिट वर्ड, ये दूर लिखा है, दूर का अपोजिट वर्ड, उल्टा शब्द क्या होगा? पास, करीब, अलहदा या फिर कुर्ब? तो ये भी आसान ही है, क्यों? ये भी तो आसान ही है ना। ऑप्शन नंबर, दूर का, नजदीक या फिर करीब। यस, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। दूर का अगर पास देखें तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सबसे ज्यादा सटीक जो बैठता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, दूर का मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड, करीब, करीब का दूर। लेकिन अगर देखा जाए तो पास भी हो सकता है। ये क्वेश्चन के आंसर में कन्फ्लिक्शन पाया जा रहा है। कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है सीटेट के क्वेश्चन में जिस पर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। करीब का अगर अपोजिट वर्ड एक होता है बईद, देखिएगा, बईद का मतलब होता है दूर, तो करीब का बईद और बईद का करीब। तो ऑप्शन नंबर अगर बी को रॉन्ग कर दिया जाए, अगर उस हिसाब से अगर सोचा जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। दूर का मुतजाद पास, पास का दूर, ऐसे भी हो सकता है, और करीब भी हो सकता है अगर देखा जाए, दूर का नज़दीक, नज़दीक का दूर। और अगर करीब और बईद ये एक दूसरे के सॉलिड मैच हैं मुतजाद वर्ड के, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। जो लोग एक लगाए उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अब आपके सामने आएगा अशआर, यानी कि कुछ शेरी हिस्से दिए गए हैं, कुछ शेर अशार दिए गए हैं, और इनको पढ़ने हैं और आपको सवाल के जवाब बताने हैं। और सवाल 129 तक तो हो ही चुका है, यानी कि सवाल जो होगा वो 130 से लेकर के 135 तक होगा इस शेरी हिस्से से। ठीक है, तो लीजिए, शेर जो दिए गए हैं इसको पढ़ते हैं हम लोग। खिले फूल बेले के वह लाजवाब, वह फूल हजारों तरह के गुलाब, वह फूली चंबेली, खिला मोगरा, खिली चांदनी बाग में जा बजा, यह फितरत का है कुदरती इंतजाम, खिले फूल लाखों तरह के तमाम। फिर यहाँ पर कहा गया है, लदी है दरख्तों में नारंगियां, झुकी पड़ती हैं बोझ से डालियां, है इस शान कुदरत पर हरदम निसार, दिखाई हमें जिसने क्या क्या बहार। ठीक है, तो ये कुछ अशार थे, और देखते हैं। यस, प्रोज एंड पोएट्री, जो भी बात है, यहाँ पर ये पोएट्री था, यानी कि कुछ शेरी हिस्से दिए गए थे। अब 130 से सवाल स्टार्ट होगा और 135 तक इसी शायरी हिस्से से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लीजिए, 130 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है। बताइए, शायर ने पहले मिसरे में कौन से फूल के खिलने को लाजवाब कहा है? बेले का फूल, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, या फिर सूरजमुखी का फूल? नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेले का फूल खिलने की बात कही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। मैम ये क्लास 6 का शायरी है, कहीं से भी शायरी हिस्सा उठा करके दे देता है, जो भी हो।
हम लोगों को आंसर देने से मतलब है। बाग में जा बजा क्या खिली हुई है? चांदनी खिली हुई है, धूप खिली हुई है, कलियां खिली हुई हैं, हरी घास खिली हुई है। नहीं, हरी घास की तो बात ही नहीं की जा रही है, धूप की भी बात नहीं की जा रही है, चांदनी खिली हुई की बात की जा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चांदनी खिली हुई है। एक बार हम लोग देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रा को अगर देखा जाए, खिली चांदनी बाग में जा बजा, वेरी गुड। यानी कि चांदनी के खिलने की बात की जा रही है कि चांदनी खिली हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। यस। फिर है 132 नंबर सवाल कि दरख्तों पर लदी हुई नारंगियों के बोझ से क्या झुकी हुई है? डालियां, पत्तियां, शाखें, जड़ें। जड़ें कैसे हो जाएगा, पत्तियां तो बिल्कुल, डालियां हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। शायर ने फूल के खिलने का कुदरती इंतजाम किसको कहा है? ऑप्शन ए में दिया है फितरत को, कायनात को, कुदरत को या फिर जबलत को। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। शायर ने फूल खिलने का कुदरती इंतजाम किसको कहा है? सी भी कुछ लोग लगा रहे हैं, बी भी कुछ लोग लगा रहे हैं। देखा जाए, 1 मिनट वेट, जरा शेरी हिस्सा को देख लिया जाए। फूल खिलने की कुदरती इंतजाम किसको कहे हैं शायर? ऑप्शन में क्या है? यस, यह फितरत का है कुदरती इंतजाम, यहाँ पर दिख रहा है। शायर ने कहा है कि यह फितरत का है कुदरती इंतजाम, यानी कि फितरत को कहा है, फितरत को। तो कौन से ऑप्शन में फितरत है, अब देखते हैं। यस, ऑप्शन नंबर ए। तो जो आप लोग सी लगा रहे थे, सी गलत हो जाएगा। जो लोग बी भी लगा रहे थे, कायनात, वो भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, फितरत को कहा गया है। ठीक आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 134 नंबर। खिले फूल लाखों तरह के तमाम, किस्म के तमाम, तर्ज के तमाम या फिर अर्ज के तमाम। नहीं, खिले फूल लाखों तरह के तमाम, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका। लाखों तरह, तरह ही कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पर 135 नंबर कि बहार का मुतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड उल्टा क्या होगा? तो बहार का खिजा होता है, ये सभी को पता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। तो 135 तक तो हो चुका है। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ शेयर। आपके जितने भी कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, चारों तरफ एक बार शेयर कर दीजिए। और जो लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अब 135 तक तो सवाल हो गया। 121 से लेकर के ये टोटल 15 क्वेश्चन पेडागोजी का तो नहीं था, लैंग्वेज कंप्रेशन का था। लेकिन अब जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन 136 से स्टार्ट होगा, 136 से और 150 तक जाएगा, ये पेडागोजी का क्वेश्चन होगा। तो पेडागोजी के लिए तैयार हो जाइए। अभी तक आप लोगों का 15 में 15 तो आ ही गया होगा। एक बार चैट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए। ओ, एक गलत हुआ होगा, यानी कि 15 में 14। जो लोग फितरत को नहीं, कायनात और कुदरत को बोल रहे थे, बीच वाला इसी शेरी हिस्से का जो सवाल था। तो चलिए देखते हैं अब पेडागोजी के सवाल। ये रहा, 7वीं जमात में एक नज्म फूल पत्तियां पढ़ने के बाद उस्ताद तलबा से मुख्तलिफ सूखी पत्तियों की मदद से मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहता है। वह क्या करता है? यहाँ पर इस तरह से एक्टिविटी करवा करके शिक्षक क्या कर रहा है आपको बताना है। इस तरह वह अपना काम ख़त्म करने के लिए तलबा को किसी सरगर्मी में मशगूल कर देता है।
या फिर ज़बान को आर्ट के साथ मरबूत कर रहा है, या फिर तलबा की नफीस हुर्की महारतों को फ़रोग देने की कोशिश कर रहा है, या फिर ज़बानों को जानवरों से मरबूत कर रहा है। लीजिए, आपके सामने एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया है, और हाँ, लाइक तो बनता है इस बात पर। बताइए क्या होगा। बोला जा रहा है कि 7th क्लास में एक नज्म है फूल पत्तियाँ, कविता जिसका नाम फूल पत्तियाँ। पढ़ने के बाद उस्ताद तलबा से यानी कि छात्रों से मुख्तलिफ सूखी पत्तियों की मदद से मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, ज़बान को आर्ट के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, कला के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, फन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो 136 का ऑप्शन नंबर बी जो लोग लगा रहे थे, यस, बी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जबान को आर्ट के साथ मरबूत कर, एक तो पढ़ करके बता दिया और साथ में एक्टिविटी करवा भी रहा है, जबान को आर्ट के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। बफरिंग हो रहा है, एक बार चैट सेक्शन में लिख करके बताइए, बहुत ज्यादा बफरिंग हो रहा है। वेट कीजिएगा आप लोग, वेट। अब एक बार बताइए, ठीक है। अब ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 137 नंबर प्रश्न पर। 36 तो हो गया। 137 नंबर सवाल है कि हिंदुस्तानी क्लासरूम बाएतबार नौदियत कसीर लिसानी होते हैं, ठीक है। इसे एक माखज के तौर पर बरता जाना चाहिए ताकि, यानी कि हिंदुस्तानी जो क्लासरूम है वो, फिर से वीडियो रुकने लगा, फिर से वीडियो रुकने लगा तो आप लिखिएगा यस, अगर नहीं रुक रहा है तो लिखिएगा नो, ठीक। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हिंदुस्तानी क्लासरूम बाएतबार नौयत कसीर लिसानी होता है, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास से अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे, उसे एक माखज के तौर पर बरता जाना चाहिए उस क्लास को। और कहा भी गया है, एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है कि कसीर लिसानियत को माखज के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो उसे एक माखज के तौर पर बरता जाना चाहिए ताकि हर बच्चा एक ही अंदाज में सीख सके, या फिर बच्चे मुख्तलिफ ज़बानों से आगाह होते हैं, या फिर उस्ताद जो है मुख्तलिफ ज़बानों में महारत को फ़रोग देता है, या फिर हर बच्चे को एहसास से तहफ़्फ़ुज़ और कबूलियत होती है। क्या कारण हो सकता है, यानी कि जो कसीर लिसानियत है, मल्टीलिंगुअलिज्म, उसको एक माखज के तौर पर बरता जाना चाहिए ताकि उससे क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बी या फिर सी, दोनों लगा रहे हैं आप लोग। बच्चे मुख्तलिफ ज़बानें से आगाह होते हैं, उस्ताद मुख्तलिफ ज़बानों में महारत को फ़रोग देता है, हर बच्चे को एहसास तहफ़्फ़ुज़ और कबूलियत हो। यहाँ से जोड़िए, उसे एक माखज के तौर पर बरता जाना चाहिए ताकि हर बच्चा एक ही अंदाज में सीख सके, बच्चे मुख्तलिफ ज़बानों, ताकि बच्चे मुख्तलिफ ज़बानों से आगाह होते हैं, नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि कसीर लिसानियत, जो क्लासरूम का माहौल है वो कसीर लिसानियत यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म है। और ऑप्शन नंबर डी पर हम लोगों का फोकस क्यों नहीं जा रहा है? डी में क्या लिखा है? हर बच्चे को एहसास तहफ़्फ़ुज़ और कबूलियत हो, यानी कि पता चले कि हर बच्चे के लैंग्वेज को कबूल किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी तो हो सकता है, यहाँ पर हम लोगों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है?
देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कसीर लिसानियत होते हैं उसे एक माखज के तौर पर बरता जाना चाहिए, यानी कि कसीर लिसानियत को, मल्टीलिंगुअलिज्म को एक माखज के तौर पर बरता जाना चाहिए ताकि हर बच्चे को एहसास तहफ़्फ़ुज़ और कबूलियत हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अब चारों ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जाएगा। लीजिए यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है। बोल रहा है कि बगैर मुताले की हिकमत अमली जोर देती है, खत के लिए मतन को पढ़ने पर, या फिर तफसीली मालूमात के लिए मतन को पढ़ने पर, या फिर पूरे तौर पर समझने के लिए मतन को पढ़ने पर, या फिर दूसरों के लिए मतन पढ़ने पर। लीजिए, बगैर मुताला, बगैर मुताला में क्या किया जाता है, एकदम गौर से पढ़ा जाता है। और किस लिए यहाँ पर बोल रहा है कि जोर देती है, बगैर मुताला की हिकमत अमली जो है वो जोर देती है। ख़त के लिए मतन को पढ़ने पर नहीं, ख़त के लिए नहीं पढ़ा जाता है। तफसीली मालूमात के लिए मतन पढ़ने पर, या फिर पूरे तौर पर समझने के लिए मतन को पढ़ने पर। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ही हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। पूरी तरीके से समझने के लिए, पूरे तौर पर समझने के लिए मतन को पढ़ने पर जोर देती है कौन, बगौर मुताला। बगौर होगा, बगौर यानी कि गौर से पढ़ते हैं। कि बगौर मुताले का मतलब क्या, एकदम डीपली तफसील में पढ़ना, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे तरीके से समझने के लिए। ठीक है, तो ये जो बगौर मुताला है, जो हम लोग गौर से पढ़ते हैं, ये हिकमत अमली जोर देती है किस पर, पूरे तौर पर समझने के लिए मतन को पढ़ने पर। ठीक है, 137 का समझ में नहीं आया है। देखिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा देती हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि हिंदुस्तानी क्लासरूम जो है वो क्या है, कसीर लिसानियत किस टाइप का है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं। तो जो कसीर लिसानियत है, मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता, उसको एक माखज के तौर पर बरतना चाहिए। ठीक है, उसको एक माखज के तौर पर बरतना चाहिए, यानी कि उसे ऐसा साधन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। आप अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो उससे आप भी तो कुछ सीखेंगे कि इस भाषा में इसको क्या कहते हैं, तमिल में इसको क्या कहते हैं, तेलुगु में क्या कहते हैं, उड़िया में क्या कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो उसको एक माखज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो माखज के तौर पर बरता जाना चाहिए कसीर लिसानियत को, ताकि क्या हो, हर बच्चे को एहसास तहफ़्फ़ुज़ और कबूलियत हो, हर बच्चे को पता चले कि हाँ उनके ज़बान को कबूल किया जा रहा है और एज अ साधन उसका यूज़ किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, 138 तो हो गया था, 139 नंबर क्वेश्चन है कि बेहतरीन मुतबादिल का इंतखाब करके दर्ज झैल बयान को मुकम्मल कीजिए। लीजिए, ये है आपके सामने बयान, यानी कि कथन, ये कथन दिया गया है। वीडियो फिर से रुक रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो फिर से रुक रहा है, एक बार बताइए, या फिर सब कुछ ठीक है। माखज का मानी, माखज का मतलब होता है आधार। ठीक है, यानी कि कसीर लिसानियत जो बहुभाषिकता है उसको एक माखज की तरह बरतना चाहिए, यानी कि उसे एक आधार बनाना है भाषा को समझाने में, उसको एक आधार बनाना है बच्चों को सिखाने में। जो कसीर लिसानियत है, बहुभाषिकता, यहाँ पर लिख लीजिएगा कोने में, जहाँ पर माखज है ना, माखज का मतलब होता है आधार। ठीक है, ये है माखज के तौर पर, यानी कि एक आधार के तौर पर बरता जाना चाहिए। जो कसीर लिसानियत है, बहुभाषिकता, इसको माखज के तौर पर बरता जाना चाहिए, एक आधार बनाना है इसको, जिसके जरिए आप बच्चों को सिखा सके। ठीक,
लीजिए अब क्वेश्चन 139 लेकर के आती हूँ मैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, कथन क्या है, हंगामी कारीन के लिए तस्वीरों का मुताला कीमती माखज हो सकता है क्योंकि यह कहानी के वाकयात के बारे में अहम अंदिया फराहम करता है, या फिर हाथ से लिखावट को बेहतर बनाने में मुआविन होता है, या फिर तीसरा में दिया है उन्हीं पर एतमाद और अच्छा लगने वाला बनाता है, या फिर उन्हें पुरएतमाद और अच्छा लगने वाला बनाता है और उन्हें सुनकर सीखने वाला बनाता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? अगर देखा जाए तो हंगामी कारीन के लिए तस्वीरों का मुताला अगर देखा जाए कीमती माखज हो सकता है क्योंकि कहानी के वाकयात के बारे में अहम अंदिया फराहम करता है। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है हंगामी कारीन के मुताबिक उनके लिए तस्वीरों का जो मुताला है वो कीमती माखज है, कीमती आधार हो सकता है, कहानी के वाकयात के बारे में अहम अंदिया फराहिम करता है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि दिया है ऑप्शन नंबर ए। फिर है अगला सवाल यहाँ पर नेक्स्ट 140 नंबर, एक मुअस्सर इक्तबास लिखने में शामिल है साफ और खुशखत तहरीर, या फिर मुआद में मुश्किल अल्फाज, ख्यालात की पेशकश और रब्त, और आमोजगारों को मसरूफ करने के लिए पुरतकल्लुफ जुबान। इसका क्या हो सकता है? यस, यहाँ पर सी आप लोग ठीक लगा रहे हैं, क्योंकि एक मुअस्सर प्रभावी तरीके से आप इक्तबास लिख रहे हैं तो क्या चीज़ शामिल करेंगे जो इफ़ेक्टिव प्रभाव डाले? मुअस्सर इक्तबास लिखने में शामिल है कि आप ख्यालात की पेशकश अच्छे से करें, रब्त अच्छा से कायम हो, जो आप बताना चाहते हैं लिखकर वो सामने वाला व्यक्ति पढ़ करके समझ सके और वो आपसे जुड़ सके, तो इसी को कहा जाता है इफेक्टिव तरीके से लिखना, इक्तबास लिखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 141 नंबर, कि पेंसिल और छोटे बच्चे पेंसिल और किरौन की सतह पर इधर उधर घुमाना पसंद करते हैं। उसे क्या कहते हैं? इख्तराई तहरीर, या फिर मुआसिर तहरीर, या फिर नकल नवेसी, या फिर टेढ़ा मेढ़ा लिखना। तो जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पेंसिल लेते हैं और कुछ भी लिखा हुआ रहता है तो रैंडमली जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं, इधर उधर घुमाना पसंद करते हैं कलम पेंसिल को लेकर के। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसको इख्तिराई तहरीर ही कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। यस, टेढ़ा मेढ़ा लिखना इसको नहीं कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी नहीं, इसको इख्तिराई तहरीर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, पेंसिल ले करके पेंसिल और करियोन को सतह पर इधर उधर घुमाना पसंद करते हैं, इसको इख्तिराई तहरीर कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल जबान के अंदाज़े नज़र का मतलब है अल्फाज को हुरूफ में बदलना और हुरूफ को जोड़ना, या फिर हुरूफ की आवाज़ों के मुताल्लिकात को कायम करना, या फिर ज़बान के जुज़्व कुल के तौर पर अल्फाज पर गौर करना, या फिर आवाज़ों पर तवज्जो देना। कुल ज़बान के अंदाज़े नज़र का क्या मतलब है ये आप लोगों को बताना है। कुल ज़बान के अंदाज़े नज़र।
कुल ज़बान का अंदाज़ा नज़्र का मतलब क्या हो सकता है? कुल ज़बान के अंदाज़ा नज़्र की अगर बात करें तो अल्फाज को हरूफ में बदलना और हरूफ को जोड़ना। नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो कंफर्म में नहीं होगा। हरूफ की आवाज़ों के मुताल्लुकात को कायम करना, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर सेकंड। और सी भी लगा रहे हैं आप लोग, मैं देख पा रही हूँ। ज़बान के जुज़्व कुल के तौर पर अल्फाज पर गौर करना या फिर आवाज़ों पर तवज्जो देना। नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं तो सी, इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब बताइए, बी नहीं तो सी, इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। यस, ऑप्शन नंबर सी, सी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आप सभी लोगों का आ रहा है। ज़बान के जुज़्व व कुल के तौर पर अल्फाज पर गौर करना, ये हो जाएगा। सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। उससे ज़्यादा, बी से ज़्यादा परफेक्ट यही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हदफ़े ज़बान की तदरीस के लिए उस्ताद बच्चे की मादरी ज़बान को एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करता है, वह बरत रहा है, क्या बरत रहा है? कवायद की इतलाक़ का तरीका, रास्त तरीका, साख्तियाती तरीका या फिर तरसीली तरीका। हदफ़े ज़बान यानी कि दूसरी ज़बान को सीखने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए जो है उस्ताद बच्चों के मादरी ज़बान जो है, पहली ज़बान, उसका मदद ले रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है मीडियम के तौर पर। तो वह कौन सा तरीका बरत रहा है, कौन से तरीके से सिखा रहा है? तो जब भी मादरी ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है दूसरी ज़बान यानी कि हदफ़ी ज़बान को सीखने के लिए, तो वो बताइए कौन सा तरीका होता है? क्या बात है, वो तरसीली तरीका होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। यस, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं। अगला सवाल है कि सुनना डॉट डॉट एक महारत है और दूसरे शख्स के कहे और उनके कहे पैगामात के मतलब का मुनासिब जवाब देना है। सुनना जो है डॉट डॉट एक महारत है, यानी कि खाली जगह को भरना है, पुर करना है आपको। और आगे भी लिखा गया है एक महारत है और दूसरे शख्स के कहे और अनकहे पैगामात के मतलब का मुनासिब जवाब देना है। कहे और अनकहे पैगामात के मतलब का मुनासिब जवाब देना है। तो सुनना एक महारत है, बताइए कौन सी महारत है? याद करने और समझने और तज्जिया करने की, फैसला करने और तज्जिया करने की, या फिर फैसला करने और इम्तिजाज करने की। यस, समझने और तज्जिया करने की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। सुनना जो है समझने और तज्जिया करने की एक महारत है और दूसरे शख्स के कहे और अनकहे पैगामात के मतलब का मुनासिब जवाब देना है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सेकंड परफेक्ट यही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 145 नंबर है कि ज़बान की आमोजिश के लिसानियाती मवाद को बयान करने के लिए सबसे मौजू इस्तिलाह क्या है? ए में दिया है मुहात बनाने वाला बयान, सॉरी मोहतात बनाने वाला बयान, बच्चा मरकूज बयान, या फिर शेर ख्वार मरकूज बयान, या फिर इब्तदाई सतह पर माँ और बच्चा की बातचीत। ज़बान की आमोजिश के लिसानियाती मवाद को बयान करने के लिए, अच्छा, ज़बान की आमोजिश के लिसानियाती मवाद को बयान करने के लिए सबसे मौजू इस्तिलाह क्या है, ये पूछ रहा है। डी आप लोग लगा रहे हैं, डी कैसे हो जाएगा? आप लोग खुद बताइए। इब्तदाई सतह पर माँ और बच्चा की बातचीत की ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे मवाद को समझाने के लिए।
आप एज अ टीचर ये कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। बोल रहा है कि ज़बान की आमोजिश यानी कि भाषा के अधिगम के लिए भाषा को सिखाना चाहते हैं, तो ज़बान की आमोजिश के लिसानियती मवाद को बयान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छी इस्तिलाह क्या है, मौजू इस्तिलाह क्या है सूटेबल? तो वो है कि बच्चा मरकूज बयान, यानी कि बच्चा जिस तरीके सीख, ठीक है, बच्चे के हिसाब से आप जो है बता करके उसे समझाएं, यानी कि बच्चा मरकूज बयान की तरीके को अपनाइए और उसी हिसाब से बच्चे को समझाइए। बच्चे के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि जो कुछ भी आप समझाना चाहते हैं, लिसानियाती मवाद को बयान करने का सबसे अच्छा तरीका, या फिर किसी भी चीज़ को सिर्फ लिसानी मवाद नहीं, जो भी आप बताना चाहते हैं, बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो बच्चा मरकूज यानी कि बच्चों के हिसाब से ही आपको बयान करना है बातों को। जो भी आप सिखाना चाहते हैं, बच्चों के हिसाब से ही आपको समझाना है, बच्चों की तरह, जिस तरह से बच्चा समझ सके उस तरीके से आपको कोशिश करना है कि आप उस तरह समझाएं, उसी तरीके को इख्तियार करना है। हो सके कि आप भी बच्चा बन जाए। चाइल्ड सेंटर्ड, वेरी गुड, चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए, जिस तरीके से बच्चा समझे उस तरीके से आपको समझाना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 145 तक ही क्वेश्चन। ओह चलिए, तो 145 तक ही आई थिंक, और 5 क्वेश्चन छूट गया होगा। क्वेश्चन का तो द एंड हो गया। आप लोग बताइए, 45 यानी कि 5 तो छूट ही गया ना, 25 क्वेश्चन हुआ है, तो 25 में आपका कितना सही हुआ? कोई बात नहीं, अगले क्लास में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन कर लेंगे। और हाँ, उस दिन जो डाउट रह गया था जिस सवाल में, वो सवाल 122 नंबर था और कल वाले क्लास में मैं बताना भूल गई थी। उस सवाल को मैं स्क्रीनशॉट लेकर के रखी हुई हूँ। उस सवाल में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्शन था, क्योंकि उसमें बोल रहा था, दावा दिया था इब्तदाई सतह पर ज़बान में कतियत सबसे ज़्यादा अहम होती है। कल मैं उस क्वेश्चन को लेकर के आऊँगी पक्का, और कल आप लोगों का डाउट आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट बोर्ड पर ही लेकर के आऊँगी। 30 क्वेश्चन हुआ ही कहाँ, 25 ही हुआ है, तो 25 में बताइए कितना सही हुआ है। यस, एमडी मुश्ताक आलम का 25 में 22, ज़बरदस्त। 25 में 24 सीटेट मिशन नाम है, तो वेरी गुड, ज़बरदस्त। 25 में 23 सही हुआ, साइमा का कहना है, क्या बात है। 25 में 23, 25 में 23, ज़्यादातर लोगों का 25 में 23 ही सही हुआ है। 25 में 23 सही था मैम जी, ज़बरदस्त। 25 में 23 मुस्कान खातून का भी है। 25 में 24 वसीफ अली। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं है, 25 ही क्वेश्चन हुआ, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगले क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त था, अच्छा सवाल था आज के इस क्लास में। और अब आप लोग बताइए, पेपर 1 का था कि पेपर 2 का था? क्या लगता है आपको, क्वेश्चन का लेवल क्या ज़्यादा हार्ड था या फिर बहुत बहुत हार्ड था? यस, तो आज के इस क्लास का पीडीएफ जो है ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कर देना है। कमेंट बॉक्स को खाली छोड़ करके नहीं जाइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आज का ये जो क्लास है ये कैसा लगा। ठीक है, कमेंट अच्छी चीज़ें समझ में आई तो भी लिखना है, नहीं समझ में आई तो भी ज़रूर लिखिएगा। पेपर 1 का, पेपर 1 का, कुछ लोगों का कहना है पेपर 2। मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये पेपर 1 का क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि पेपर 1 पेपर 2 ये मायने नहीं रखता है, आपके लिए क्वेश्चन मायने रखता है, क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। चलिए, अब मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आज का ये क्लास कैसा रहा। और जो लोग अपने परिवार में नए नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने परिवार का एक हिस्सा बन जाएंगे, और बेल आइकन यानी कि घंटी को दबा दीजिएगा कि ताकि जब भी लाइव हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो विदा लेती हूँ मैं आप सभी लोगों से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपने जीवन में, और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए क्लास कैसा रहा और आप 25 में आज कितना सही कर पाए।
बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज़।